नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। आज हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जीके जीएस। ठीक है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, यहाँ से एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा जीके जीएस में। हम जीके जीएस के अंतर्गत स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स सारे डिस्कस करेंगे। आपको मॉक टेस्ट के रूप में ये टेस्ट देना है। ठीक है, हम उसके साथ डिस्कशन भी करेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसका डिस्कशन भी करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज टेस्ट नंबर 2 है और हम आपसे एक विनती करते हैं कि आप बिना निगेटिव लेकर 50 में से 35 सही करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। निगेटिव नहीं लेंगे, ये हमेशा याद रखिए। आप कभी भी जीके जीएस कहीं भी टेस्ट लगाएं तो निगेटिव ना लें। जो आता है, जितना आता है ईमानदारी से, आपको 50 में 25 ही आता है, लेकिन नेगेटिव नहीं लेना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना लेट किए हुए। पहला क्वेश्चन देखिए, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हम्पी के स्मारक कहाँ स्थित है? ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स एट हम्पी इज लोकेटेड इन। तो सभी लोग जानते हैं कि हम्पी कर्नाटक में है, बट उत्तर मध्य में है या पश्चिम मध्य में है या पूर्व मध्य में है या मध्य में है। तो आप याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा पूर्व मध्य कर्नाटक। जी, हम्पी के स्मारक कहाँ स्थित है? पूर्व मध्य कर्नाटक में है। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हम्पी के जो स्मारक हैं ये तो पूर्व मध्य कर्नाटक में स्थित हैं, बट इससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आइए थोड़ा देखते हैं। हम्पी, जिसे हम्पी में स्मारकों के समूह के रूप में भी जाना जाता है, भारत के पूर्व मध्य कर्नाटक में ये स्थित है और ये एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। ये भी याद रखिएगा। अब यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कितने विरासत स्थल हैं अभी यूनेस्को विश्व विरासत स्थल? 40 हैं। याद रखिएगा 40। जी अच्छा, 40 तो है, लेकिन 39 कौन है? और 40 नंबर का कौन है विरासत स्थल? तो गुजरात का है, याद रखिएगा। और 39 जो है ये तेलंगाना का है। तेलंगाना का ये यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है और ये गुजरात का है 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मृदा संरक्षण की विधि जिसमें कि किसी भी जल को प्रवाह को धीमा करने के लिए और चट्टानों का ढेर लगाया जाता है जो जलमार्ग और मृदा की क्षति को बचाता है, तो बताइए डैश क्या कहलाता है? इज द राइट आंसर रॉक डैम। जी, रॉक डैम होगा इसका सही आंसर। डैम के किनारे किनारे आप देखते होंगे कि बहुत बड़ा बड़ा चट्टान लगाया जाता है ना। मतलब कि बहुत बड़े बड़े जो होते हैं पत्थर लगाए जाते हैं। क्यों ये लगाए जाते हैं, क्यों रखे जाते हैं? ताकि जलीय प्रवाह जो है ना वो धीमा हो और मृदा क्षति जो होता है ना उसको बचाया जा सके। ठीक है, इसलिए लगाया जाता है। बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े चट्टान लगाए जाते हैं, आप देखेंगे तो डैम के किनारे। रॉक बांध मिट्टी के संरक्षण की विधि है जिसमें चट्टानों को पानी के प्रवाह को धीमा करने के लिए ढेर लगाया जाता है, जिससे कि गुल्लियों और मिट्टी के नुकसान को रोका जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? देखिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? व्हाट वाज द पैटर्नल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती? इज द राइट आंसर मूल शंकर। जी, मूल शंकर इसका मूल नाम था। और स्वामी दयानंद सरस्वती जो इसका नाम मूल था क्योंकि उनका जन्म मूल नक्षत्र में के तहत हुआ था। जी, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एक तो कि स्वामी दयानंद सरस्वती किसकी स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की। कब की थी बताइए? 1875 को। एक ब्रह्म समाज भी होता है, लेकिन उसकी स्थापना राजा राम मोहन राय किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, दाचीग्राम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? वेयर इज द दाचीग्राम सेंचुरी लोकेटेड? जम्मू कश्मीर, असम, छत्तीसगढ़, कर्नाटक? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर। जी, दाचीग्राम ये कहाँ? जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर
जम्मू और कश्मीर के 22 किलोमीटर दूरी पर स्थित है ये। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसके हार के बाद सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई, उसके बाद किसको नवाब बनाया गया था? तो पहले तो ये याद रखें कि प्लासी की युद्ध कब हुई थी? 23 जून 1757 को ये युद्ध हुआ। इसके बाद ये युद्ध में ये है ना, प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई थी। प्लासी के युद्ध के बाद जो ना ये हार गया था, हारने के बाद सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई थी और उसको नवाब बनाया गया था मीर जाफ़र को, याद रखिएगा। इज द राइट आंसर, मीर जाफ़र को बनाया गया था नवाब बंगाल का। और बंगाल के उस समय जो थे ना गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे, ये भी याद रखिएगा जी। 1764 में मीर जाफ़र को बनाया गया था बंगाल का नवाब, ये भी आप याद रखिएगा। रॉबर्ट क्लाइव जो था उस समय बंगाल के गवर्नर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी की लड़ाई एक बड़ी लड़ाई थी जो कि 23 जून 1757 को प्लासी बंगाल में हुई थी। यह बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और उनके फ्रांसीसी सहयोगियों को एक महत्वपूर्ण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार के बाद मीर जाफ़र को नवाब बनाया गया था, ठीक है। सारस क्रेन कहाँ का राज पक्षी है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। आंसर बताइए। सारस क्रेन इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ डैश। सारस उत्तर प्रदेश का एक राज्य पक्षी है, ये याद रखिएगा, है ना। ओके, एक क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए। एक साधारण बिल पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच एक गतिरोध है। गतिरोध यानी किसी भी बात को लेकर, है ना, मतलब किसी भी बात को लेकर एक बिल जो है ये राज्यसभा और लोकसभा के बीच होता है किसी भी बात को लेकर। यह किसके द्वारा हल किया जाता है? यह किया जाएगा, यानी कि एक साधारण बिल राज्यसभा और लोकसभा के बीच एक क्या है? गतिरोध है, यानी कि एक बात है, बात को लेकर है। समझिए लैंग्वेज को, गतिरोध का मतलब एक बात को लेकर है। तो यह किसके द्वारा हल किया जाएगा? राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद या फिर संसद का संयुक्त सत्र या सर्वोच्च न्यायालय। तो ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा ये हल किया जाएगा। एक साधारण बिल पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच अगर कोई बात है तो वह किसके द्वारा हल किया जाएगा? द ज्वाइंट सेशन पार्लियामेंट, संसद का संयुक्त सत्र के द्वारा जी। अगर बिल लोकसभा में पास हो जाता है तो राज्यसभा में पास नहीं होगा, और अगर राज्यसभा में बिल पास हो जाता है तो लोकसभा में पास नहीं होगा। ये जी याद रखिएगा, राज्यसभा में पास नहीं होगा। तो ज्वाइंट सेशन, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ज्वाइंट सेशन किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा 108 आर्टिकल में है ये ज्वाइंट सेशन। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से, ये भी याद रखिएगा, ठीक है जी। इसमें बुलाने का काम जो है ना, जब बिल पास होता है उसमें बुलाने का काम राष्ट्रपति करता है, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा करता है जी, याद रखिएगा। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अब देखिए, तंबाकू बोर्ड है, एक होता है तंबाकू अनुसंधान केंद्र। इम्पोर्टेंट चीज़ को आप नोट कीजिएगा, तंबाकू एक अनुसंधान केंद्र होता है, रिसर्च सेंटर जिसको बोला जाता है, अनुसंधान केंद्र। तंबाकू अनुसंधान केंद्र ये राजमुंदरी में है, ठीक है, राजमुंदरी में है। राजमुंदरी नहीं होता है, राजमुंदरी होता है, ठीक है। और तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय ये आपका गुंटूर में है। गुंटूर कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में।
शिमला आलू का अनुसंधान केंद्र है, ये याद रखिएगा। देहरादून किसका अनुसंधान केंद्र है? आप हमें कमेंट में बताइए कि देहरादून में किसी का अनुसंधान केंद्र है, किसी का रिसर्च सेंटर है, तो बताइए किस चीज़ का मुख्यालय है या किसी का है, मतलब कि अनुसंधान केंद्र है, तो आप बताइए किसका है देहरादून का, कमेंट में बताइए, होमवर्क में है, नोट कीजिएगा। तंबाकू बोर्ड अधिनियम 1975 की धारा 4 के तहत 1 जनवरी 1976 को तंबाकू बोर्ड का एक संविधिक निकाय के रूप में गठन किया गया था। 1976 में तंबाकू का एक बोर्ड का गठन हुआ था। बोर्ड का नेतृत्व आंध्र प्रदेश के गुंटूर में अपने मुख्यालय के साथ ये किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 डैश से संबंधित है, यानी किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 324 में ही आप सुने होंगे इलेक्शन कमीशन है ना, चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त यही होगा, इसका आंसर होगा इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, 324 अनुच्छेद में, ठीक है, इलेक्शन कमीशन याद रखिएगा आप। और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इलेक्शन कमिश्नर अभी कौन है, भारतीय चुनाव आयुक्त कौन अभी हैं? तो याद रखिएगा सुशील चंद्रा हैं। कौन है? सुशील चंद्रा हैं। अब भाग इलेक्शन कमीशन कितने भाग में है? तो याद रखिएगा भाग 15 में है ये जी। पेन थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन सी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट को क्या कहा जाता है? द गंधार स्कूल ऑफ आर्ट इज ऑल्सो नॉन एज द डैश। तो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट को ग्रीक रोमन बौद्ध कला कहा जाता है। ठीक है जी। ये बौद्ध कला जो है ना, किसके समय शुरू हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बौद्ध कला किसके काल में शुरू हुआ? तो याद रखिएगा कनिष्क के काल में जी, कनिष्क के काल में ये शुरू हुआ था बौद्ध कला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 11 है, अमेजन के सीईओ कौन है? हु इज द सीईओ ऑफ अमेजन? जेफरी प्रेस्टन बेजोस, एंडी जेसी, वारेन बफेट, एलोन मस्क? इज द राइट आंसर एंडी जेसी जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 2018 एशियाई खेलों का आधिकारिक शुभंकर क्या था? व्हाट वाज द ऑफिशियल है ना मास्कोट्स ऑफ द 2018 एशियन गेम्स? ठीक है, तो अब यहाँ से ये देखिए कि 2018 एशियाई खेलों का आधिकारिक शुभंकर क्या था? भिन्न भिन्न, काका या अतुंग या उपरोक्त सभी? इज द राइट आंसर ऑल ऑफ द एबव, सभी होगा। सभी शुभंकर थे 2018 एशियाई खेलों का आधिकारिक शुभंकर सभी थे। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइएगा कि भारत में पहली बार एशियन गेम कब खेला गया? याद रखिएगा भारत में पहली बार एशियन गेम, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, भारत में पहली बार एशियन गेम 2010, 1956, 1951, 1982 बताइए कब खेला गया? याद रखिएगा 1951 में जी, 1951 में खेला गया था भारत में पहली बार एशियन गेम। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा बार भी जब खेला गया था एशियन गेम, दूसरा बार कब खेला गया? पहली बार तो 1951 में खेला गया, दूसरा बार एशियन गेम कब खेला गया? याद रखिएगा सेकेंड बार खेला गया था एशियन गेम 1982 में। कब खेला गया था? 1982 में। और ये दोनों कहाँ खेला गया था? याद रखिएगा दोनों दिल्ली के अंदर खेला गया था। ठीक है, दिल्ली में, ये सभी दिल्ली में खेला गया था। एक होता है कॉमनवेल्थ गेम, आप सुने होंगे, एक होता है कॉमनवेल्थ गेम। कॉमनवेल्थ गेम एक होता है, बताइए इसकी शुरुआत कब हुई थी? भारत में कॉमनवेल्थ गेम कब खेला गया था? तो याद रखिएगा 2010 में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर द हेडक्वार्टर ऑफ द यूरोपियन यूनियन? पेरिस, ब्रुसेल्स, लंदन, लिस्बन?
इधर राइट आंसर ब्रुसेल्स। जी, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेल्जियम में स्थित है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, दक्षिण भारत में सिंचाई कार्यों का अग्रणी किसे माना जाता है? तो इधर राइट आंसर सर आर्थर कॉटन। सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई कार्यों का अग्रणी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तराखंड की प्राचीन जाति नहीं है? तो देखिए यक्ष है, तो यक्ष से यक्षगान होता है। यक्षगान एक फोक डांस है। कहाँ का है ये? कर्नाटक का है। यक्षगान एक फोक डांस है, कर्नाटक का है। और खांसी से आप जानते होंगे गारो खासिया जयंती। खांसी से क्या जानते हैं आप? गारो खासिया जयंती। गारो खासिया जयंती ये मेघालय का है, जनजाति है ये, मेघालय की जनजाति है गारो खासिया जयंती, है ना। ये मतलब कि पहाड़ी श्रृंखला है, ठीक है। गारो खासी जयंती है, पहाड़ी है ना, पहाड़ी श्रृंखला है, मेघालय की है ये, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तराखंड की प्राचीन जाति नहीं है खासी, ये नहीं है। यक्ष, नाग, किन्नर उत्तराखंड की प्राचीन जातियाँ हो सकता है या है, ये मुझे पता नहीं, लेकिन इसका सही आंसर होगा खासी, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट माना जाता है? तो भारत में जो जैव विविधता है उसका हॉट स्पॉट माना जाता है पश्चिमी घाट को, जैव विविधता पश्चिमी घाट का हॉट स्पॉट। क्वेश्चन नंबर 17 है, छत्तीसगढ़ राज्य में किस फसल का सबसे अधिक क्षेत्रफल बागवानी के अंतर्गत आता है? तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा सब्जियां का उत्पादन होता है, फसल होता है। इधर राइट आंसर सब्जियां। 18 नंबर है, जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? इधर राइट आंसर जल्दी बताइए। जारवा जनजाति ये निकोबार द्वीप में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री मायावती कौन थी? मायावती थी, याद रखिएगा। सुचेता कृपलानी ये पहली महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल सरोजिनी नायडू भी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम में पहली चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो असम में पहली चाय कंपनी की स्थापना 1837 को हुई थी। द राइट आंसर 1837। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है जीआई टैग, कि जीआई टैग की शुरुआत कब हुई थी? याद रखिएगा, जीआई टैग की शुरुआत 2004 में हुई थी। जीआई टैग पहली बार किसको मिला था? दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग जीआई टैग 2004 में शुरुआत हुआ। पश्चिम बंगाल को मिला था, वेस्ट बंगाल को दार्जिलिंग टी के लिए। किसके लिए मिला था? दार्जिलिंग टी के लिए मिला था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण के अंतः विषय और वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में जाना जाता है। तो वातावरण के अंतः विषय वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में किसे जाना जाता है? मौसम विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, नई दिल्ली, टाटा नगर, अमरावती। इधर राइट आंसर नई दिल्ली में, हैदराबाद नहीं, नई दिल्ली। जामिया मिलिया इस्लामिया मूल रूप से 1920 में अलीगढ़ में भारत में स्थापित किया गया था। 1988 में यह भारतीय संसद के अधिनियम के द्वारा ये केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया। अब पहले जामिया मिलिया इस्लामिया मूल रूप से 1920 में अलीगढ़ भारत में स्थापित किया गया था, लेकिन ये 1988 में
भारतीय संसद के एक अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया। याद रखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता से पहले 1920 में मुस्लिम नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है। संस्थापक नेताओं में से मुख्य अली ब्रदर्स के नाम से मशहूर मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली थे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कौन सा प्रोटोकॉल एकमात्र पर्यावरण संधि है और जिससे 197 सदस्य देशों का सार्वभौमिक अनुसमर्थन प्राप्त है? तो आपको पता ही होगा प्रोटोकॉल है तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होगा, जिसमें कि क्षरण होता है ना, ओजोन का क्षरण होता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्या है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 24 महामना एक्सप्रेस ट्रेन जो स्थानों में से लोगों को जोड़ता है। तो आपको बताना है कि जो महामना एक्सप्रेस है किन दो रूट में चलती है। याद रखिए, वडोदरा से वाराणसी तक चलती है ये महामना एक्सप्रेस, दोनों स्थानों को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उत्तर पूर्वी राज्य की साक्षरता दर उच्च है जो केरल के लगभग बगल में ही है? तो आपको तो ऐसे पता नहीं होगा कि कौन है केरल के बगल में, कौन सा उत्तर पूर्वी राज्य है। तो सबसे पहले आपको उत्तर पूर्वी राज्य के बारे में जानना होगा कि उत्तर पूर्वी राज्य कौन कौन होते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम उत्तर पूर्वी राज्य कौन कौन हैं। देखिए 7 होते हैं, 7 सिस्टर जिसे कहा जाता है। ठीक है। एटीएम, मनी, एटीएम मनी होता है ना, नहीं एटीएम मनी नहीं होता है, एटीएम मम्मी, एटीएम अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, एटीएम आना होगा, आना मम्मी, एटीएम आना मम्मी, ये इसका ट्रिक है, आप इसे याद रखिए। ए से हो गया, हम लिखेंगे नहीं, आप यहाँ सुनिए ध्यान से। ए से असम, टी से त्रिपुरा, मो से मिजोरम, ओ से अरुणाचल प्रदेश, नो से नागालैंड, मो से मिजोरम, है ना, अरुणाचल प्रदेश, ये आपका मणिपुर हो जाएगा, मणिपुर, मणिपुर, मिजोरम लिख ही देता हूँ, आप हड़बड़ाइए नहीं, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा और ये हो जाएगा आपका मेघालय। आपको लग रहा होगा कि बहुत घोच-पेच हो गया है, लेकिन इसे एक बार इसको वीडियो को बैक करके देखिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। तो ये 7 स्टेट होते हैं, 7 सिस्टर। इसका एक भाई है सिक्किम, लेकिन वो उत्तर पूर्वी राज्य 7 सिस्टर में नहीं आते हैं, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन एग्जाम में पूछिएगा कि 7 सिस्टर में से कौन सा राज्य इसमें से नहीं आता है, तो याद रखिएगा सिक्किम नहीं आएगा। बाकी बात ये जो है असम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, ये सब 7 सिस्टर में आता है, उत्तर पूर्वी राज्य में आता है। तो आपसे पूछा क्या है कि किस उत्तर पूर्वी राज्य की साक्षरता दर तो उच्च है? केरल की है साक्षरता दर उच्च, लेकिन केरल के लगभग बगल में कौन सा राज्य है ये पूछा। तो मैंने बताया बिहार होगा नहीं, उत्तर प्रदेश होगा नहीं, उड़ीसा होगा नहीं। तो कौन है 7 सिस्टर में उत्तर पूर्वी राज्य में? मिजोरम। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। गन्ना भारत की एक महत्वपूर्ण नगदी फसल में से एक है, ये पता है सबको। गन्ना क्या है? नगदी फसल है। क्वेश्चन आ जाएगा गन्ना कैसा फसल है, तो गन्ना एक नगदी फसल है। इसे प्राप्त करने के लिए उगाया जाता है, यानी गन्ना में क्या होता है, तो याद रखिएगा गन्ना में सुक्रोज होता है। ठीक है, इधर राइट आंसर क्या होगा? सुक्रोज। चीनी में फ्रक्टोज होता है, ग्लूकोज में स्टार्च होता है, और ग्लूकोज तो ग्लूकोज ही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन डैश। द राइट आंसर वाशिंगटन डीसी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। सॉरी जेनेवा में है। वाशिंगटन डीसी में विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय नहीं है। बताइए, नाडा, वाडा और वाशिंगटन डीसी, नासा। नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। नाडा का कहाँ है और वाडा का कहाँ है? कमेंट में बताइएगा। 2 और एक पीछे पूछे थे, 3 क्वेश्चन आपको बताना है। होमवर्क में ये है। कमेंट में बताइए नाडा का हेडक्वार्टर कहाँ है, वाडा का हेडक्वार्टर कहाँ है। और एक क्वेश्चन मैंने पीछे क्या पूछा था, आपको याद होगा तो आप कमेंट में बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर। भारत में औद्योगिकीकरण का जनक किसे माना जाता है? देखिए, मैं भी कुछ भूल जाता हूँ तो मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है। भारत में औद्योगिकीकरण का जनक कोई भी इंसान 100% नहीं होता है, ठीक है। मेरे पास जितना नॉलेज है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं भूल जाता हूँ तो मैं आपसे कमेंट में पूछता हूँ। भारत में औद्योगिकीकरण का जनक किसे माना जाता है? रतन टाटा, जमशेदजी टाटा या आदित्य बिरला या राहुल शर्मा? इधर राइट आंसर जमशेदजी टाटा, जो कि टिस्को कंपनी की स्थापना की थी। ये टिस्को, आपको पता होगा कि टिस्को जो है ये देश का ये सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर कंपनी है टिस्को जी। इसकी स्थापना कब हुई थी? नोट कीजिएगा, 1907 में टिस्को की स्थापना हुई थी। ये देश का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर कंपनी है टिस्को जी, जिसकी स्थापना टाटा के जो फाउंडर हैं, जो स्थापना किए थे, जमशेदजी टाटा हैं, ठीक है। चलिए, और TCS जो ये सॉफ्टवेयर है, इसका काम क्या है? ये एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। जो एग्ज़ाम होता है ना, उसको कंडक्ट कराती है टिस्को, याद रखिएगा ये सॉफ्टवेयर। और भी कोई कंपनी है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। केंद्र सरकार की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भारत में कहाँ है? तो देखिए, सब जानते हैं कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में है। लेकिन यहाँ पूछा क्या है? केंद्र सरकार एक अभी पहल पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल से चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ खोलने जा रहा है? तो याद रखिएगा, ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में। मैं आपको पीछे दिखाता हूँ, देखिए। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में। अच्छा, अब देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान चावल की किस्में के विकास के क्षेत्र के कार्य को करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एक प्रशिक्षण संगठन है, जिसने हरित क्रांति में अहम योगदान भी दिया था। यहाँ पर चावल का जीन बैंक भी है। साथ ही यहाँ चावल की 1.25 लाख से ज़्यादा किस्में हैं, जिन्हें 100 देशों में इकट्ठा किया गया है। 1960 में स्थापित यह चावल केंद्र अनुसंधान केंद्र के मामले में सबसे पुराना अनुसंधान केंद्र है। यह बड़ी संख्या में भारतीय वैज्ञानिक भी काम करती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय भी देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद एक दूसरे के साथ मिलकर सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। भारत में सूखा, बाढ़ और लवण सहनशीलता चावल की किस्मों का प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके। केंद्र सरकार की पहल पर एक अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान वाराणसी के एक क्षेत्रीय केंद्र में खोलने जा रहा है, मतलब खोलने जा रहा है, अभी खुला नहीं है। यह एक क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी में स्थित राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र के परिसर में खुलेगा। वाराणसी केंद्र चावल की उत्पादकता को बढ़ाने और उत्पादन की लागत में कमी करने और किसानों को कौशल में वृद्धि के जरिए उनकी आय को बढ़ाने में मददगार साबित होगा जी। तो ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो याद आपको रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 है, ग्राम पंचायत के चिन्हित बस्ती क्षेत्र में बेघर लोगों को किस सरकार ने आवासीय आवंटन पत्र प्रदान किए थे? इज द राइट आंसर, ग्राम पंचायत के चिन्हित बस्ती में जो बेघर लोग
गरीबों को किस सरकार ने आवासीय आवंटन प्रदान किए थे पत्र? तो राजस्थान सरकार। जो भी मतलब कि बेघर हो गए थे तो उसको मतलब कि एक सरकार जो है आवासीय आवंटन पत्र प्रदान किए थे, राजस्थान सरकार है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज एंड डाइजेस्टिव एंड किडनी डिजीज का मुख्यालय कहाँ? मैरीलैंड, यूएसए इज द राइट आंसर। मानवाधिकार उच्चायुक्त कौन है? क्वेश्चन नंबर 32। अच्छा, इसके कार्यालय का मुख्यालय पूछा। मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय का मुख्यालय कहाँ? इज द राइट आंसर। मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय का मुख्यालय न्यूयॉर्क, यूएसए में है जी। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय है, विश्व बैंक है ना, तो वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। अमेरिका, वाशिंगटन डीसी विश्व बैंक का मुख्यालय है। 34 नंबर क्वेश्चन है, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान एक जीव प्रकार का राष्ट्रीय वन्यजीव पार्क है, तो कहाँ का है ये डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान? ये आपको याद रखने की, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क कहाँ है? इज द राइट आंसर, असम में है। क्वेश्चन नंबर 35, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की मुद्रा फ्रैंक है जी। अब थोड़ा इम्पोर्टेंट क्या है, ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य भारत राज्य में स्थित है, बताइए कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है ये ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य। 37 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के अनुसार 17 मई को हर साल मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है? तो 17 मई को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा विश्व सूचना समाज दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। क्वेश्चन नंबर 38 है, ओएनजीसी पेट्रो एडिएशंस लिमिटेड OPAC ने भारतीय राज्य के दहेज में अपना मेगा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स चालू किया है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लग रहा है कि बहुत ही मतलब कि पेचीदार क्वेश्चन है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। ONGC पेट्रो एडियंस लिमिटेड यानी कि इसे हम कहते हैं OPAC है ना, ONGC पेट्रो एडियंस लिमिटेड और OPC ने भारतीय राज्य के दहेज में अपना मेगा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स चालू किया है। अच्छा बताइए कहाँ है? ये राइट आंसर गुजरात में। 39 क्वेश्चन नंबर है, 39 नंबर, पानी के लिए pH मान, पानी के पीने की पानी के लिए pH की वांछनीय सीमा क्या है? तो देखिए जो पीने की पानी होता है ना, उसका मान होता है 7, उदासीन, 6.5 से 7 के बीच में होता है। इधर राइट आंसर 6.5 से 7। 7 से ज़्यादा अगर होता है मान तो वो क्या होता है? क्षारीय। 7 से कम मान को कहते हैं अम्लीय, और 7 रहेगा, 7 उदासीन होता है। 7 मान जब भी होगा वो क्या, उदासीन होगा। तो याद रखिए पानी है तो पीने वाला पानी का pH मान 7 यानी 6.5 से 7 के बीच सही है। 40, कोराडी थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? क्या है? कोराडी थर्मल पावर स्टेशन स्थित है। कहाँ है ये? नागपुर में। 2020 में भारत ने दांडी मार्च समारोह का कौन सा संस्करण मनाया जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था? तो देखिए पहली बात तो आप ये जानेंगे तभी निकलेगा कि दांडी मार्च हुआ था कब। सबको पता है कि 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च हुआ था, नमक सत्याग्रह, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अब घटा दीजिए, 2020 में बोल रहा है कि दांडी मार्च का कौन सा संस्करण मनाया गया। 2020 में से घटाइए 0, 1 है ना, ऐसे नहीं घटेगा, सुर्खी 1 मिनट,
2020 में से घटाइए 1930 को। 12 में 3 गया 9, ये बच गया तुम्हारा 9, 9 में गया 0, कट गया ये। मतलब कि 90 संस्करण बनाया गया। अगर 2021 में निकालना होगा तो क्या कीजिएगा, 2021 में 1930 को घटा दीजिएगा तो 91 हो जाएगा। तो 12 मार्च 2021 यानी को राष्ट्र ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में ऐतिहासिक की नमक सत्याग्रह 91वें वर्षगांठ मनाई। घटा दिए हैं 2021 में 1930 को घटाइएगा तो 91वें वर्षगांठ मनाएंगे। तो याद रखिए 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के द्वारा ये लगाए गए नमक कर कानून को तोड़ने के लिए, नमक कर जो था ना उस कानून को तोड़ने के लिए गुजरात में साबरमती के आश्रम से दांडी यात्रा की थी। और यह भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध करने के लिए सभी ने अवज्ञा का कार्य किया था। जी। क्वेश्चन नंबर 42, कैबिनेट ने हाल ही में बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को बढ़ाकर किस प्रतिशत तक करने की मंजूरी की है? तो केंद्र अभी जो है एफडीआई बीमा 74% कर दी है। कितना से देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीमा क्षेत्र में अनुमेय प्रत्यक्ष विदेशी विनिवेश एफडीआई की सीमा को बढ़ाकर, जिसे एफडीआई कहते हैं, 74% को करने के लिए यह बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन को मंजूरी दे रही है। ठीक है। वर्तमान में जो है ये भारत के साथ स्वामित्व और प्रबंधन नियंत्रण के साथ जीवन और सामान्य बीमा में एफडीआई की सीमा 49% है। जी। 43 क्वेश्चन है, भारत का पहला केंद्रीय वातानुकूलित यानी एसी रेलवे टर्मिनल सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल किस शहर में स्थापित किया गया? बताइए। ये तो लगता है करंट का क्वेश्चन है कि भारत का पहला केंद्रीय वातानुकूलित एसी यानी इसको कहते हैं रेलवे टर्मिनल सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल किस शहर में स्थापित किया गया? द राइट आंसर बेंगलुरु में। जी। भारत का पहला केंद्रीय वातानुकूलित यानी इसको हम एसी कहते हैं रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु के बैयप्पन हल्ली में बनाया गया है। इसका नाम भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया में से एक है, जो कि सबसे अग्रणी सिविल इंजीनियरों में से एक है। जल्द ही ऐसी रेलवे टर्मिनल चालू हो जाएगा ये बेंगलुरु में। दुनिया का सबसे 44 नंबर क्वेश्चन, दुनिया के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर का नाम क्या है जिसे जापान से विकसित किया गया? तो पहले तो ये देखिए कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो था ना, दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000। जी, याद रखिएगा आप। और भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, ये आप मुझे कमेंट में बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। इज द राइट आंसर फुगाकू। जी, दुनिया के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर का नाम है फुगाकू, जिसे जापान विकसित किया है। जापानी वैज्ञानिक है ये, अनुसंधान संस्थान रैकेन और फुजित्सु के द्वारा ये विकसित दुनिया के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर फुगाकू है, जिसे कि शोध कार्य के लिए उपलब्ध कराया गया है। मशीन का विकास लगभग 6 साल पहले ही 2014 में ही शुरू हुआ था और मई 2020 में ये पूरा हुआ है। विश्व गुरुदा दिवस व्हेन इज द वर्ल्ड किडनी डे ऑब्जर्व? इज द राइट आंसर ऑब्जर्व कब हुआ ये थे, मनाया गया था? इज द राइट आंसर सेकेंड थर्सडे इन मार्च का तीसरा बृहस्पति को ये मनाया जाता है। विश्व गुरुदा दिवस मनाया गया है। हर साल विश्व किडनी दिवस मार्च से दूसरे गुरुवार यानी दूसरे बृहस्पतिवार को, मार्च का दूसरा बृहस्पतिवार को आयोजित किया जाता है। 2021 में ये दिन 11 मार्च 2021 को ये मनाया गया था, विश्व गुरुदा दिवस किडनी दिवस। साउंडिंग रॉकेट RH560 हाल ही में इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। यह RH59 इसरो के साउंडिंग रॉकेट्स की किस श्रृंखला से संबंधित है? इज द राइट आंसर रोहिणी। जी, रोहिणी से संबंधित है। देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने स्वदेशी रूप से निर्मित
साउंडिंग रॉकेट RS-560 को 12 मार्च 2021 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था। इसरो ने रोहिणी श्रृंखला नामक ध्वनि रॉकेट की एक श्रृंखला विकसित की है, अभी मैंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 47 है, विश्व में गणित का दिन यानी अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में किस वर्ष मनाया जाता है? तो विश्व में गणित का दिन यानी अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस सीधा लिखो ना यार, तो घुमा के क्यों बोलना है। 14 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। और भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है ये याद रखिए आप। ये तो 14 मार्च को मनाया जाता है पूरे विश्व में गणित दिवस ना। हम राष्ट्रीय गणित यानी भारत में पूछे हैं राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, पता है? नहीं पता है आपको। 22 दिसंबर। किसके जन्म दिवस पर ये मनाया जाता है गणित दिवस भारत में? रामानुजम। मैथ का जो दाता थे। हर साल 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है और भारत में 22 दिसंबर को। 48 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में पहला चतुर्भुज लीडर्स वर्चुअल समिट आयोजित किया गया था, कौन सा देश क्वाड राष्ट्र का हिस्सा नहीं है? इस राइट आंसर क्या होगा? चीन। चीन जो है अभी हाल ही में चतुर्भुज यानी क्वाड लीडर्स एक वर्चुअल समिट होता है उसमें आयोजित किया गया था। क्वाड का एक होता है समिट, तो ये पहला समिट था उसमें कि इस क्वाड का हिस्सा नहीं था चीन नहीं था इस क्वाड का हिस्सा, याद रखिएगा। आप न्यूज़ में सुने होंगे क्वाड का मतलब कि वर्चुअल समिट होता है उसमें चीन हिस्सा नहीं लिया है। तो पहले ये थे क्वाड का लीडर्स वर्चुअल समिट 12 मार्च 2021 को ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर किया गया था, लेकिन US, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान क्वाड राष्ट्र में सदस्य थे, भाग लिए, लेकिन चीन नहीं लिए। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है आपके करंट में। राष्ट्रपति मतलब कि जो बाइडन है अमेरिका के प्रधानमंत्री, स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, ये योशिहिदे सुगा ये जापान के हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के 4 नेता थे, इसमें भाग लिए क्वाड में। 49 नंबर क्वेश्चन, वन नेशन वन कार्ड प्रणाली के तहत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है यह मेरा राशन मोबाइल ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है? मेरा राशन मोबाइल ऐप किसके द्वारा विकसित हुआ है? तो याद रखिएगा ये है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर NIC के द्वारा। तो वन नेशन वन कार्ड प्रणाली के तहत सरकार ने लॉन्च किया है ये, और ये मेरा राशन मोबाइल ऐप इसी के द्वारा NIC के द्वारा ये विकसित हुआ जी। आप जितने भी सरकारी पोर्टल देखते हैं, जो भी फॉर्म भरने वाले पोर्टल हो से लेकर कोई भी पोर्टल हो, वो NIC ही करवाती है, जितने भी सरकारी पोर्टल होते हैं जी। तो ये कौन करवाती है? ये विकसित NIC करवाती है। अब एक है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो UPI से आप पैसा वैसा ट्रांसफ़र करते हैं, वो इसके तहत होता है NPCI के द्वारा। TCS एक मैंने बताया था पिछले वीडियो में, पिछले स्लाइड में मैंने बताया था TCS के बारे में। TCS की स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुई थी। और TCS का एग्ज़ाम जो होता है, एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है ये कंपनी, ये याद रखिएगा। ये बहुत बड़ा कंपनी है, भारत की सॉफ्टवेयर कंपनी बहुत बड़ा है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो सरकार ने नागरिकों के लाभ के लिए वन नेशन वन कार्ड राशन कार्ड लॉन्च किया है। मेरा राशन नाम एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, विशेषकर उन राशन कार्ड धारकों के लिए जो आजीविका के लिए नए क्षेत्रों में जाते हैं। आधारित मोबाइल एप्लीकेशन, एंड्रॉयड आधारित एप्लीकेशन है ये राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के द्वारा ये विकसित किया गया, ये भी याद रखिएगा। 50वां नंबर क्वेश्चन आप हमको होमवर्क में बताइए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इसका आंसर आप हमको कमेंट में बताइए। विश्व आयुर्वेदिक महोत्सव वार्षिक आयुर्वेद महोत्सव का कौन सा संस्करण था? अगर आता है तो बताइए, नहीं तो फिर मैं कल बताऊंगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।